दोस्तों, एनडीए की बैठक में आपने एक चीज पर गौर किया होगा। मोदी बैठे हैं, बगल में चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, बगल में नीतीश कुमार बैठे हैं, उस बैठक में राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, लेकिन एक भाजपा का कद्दावर नेता, बहुत कद्दावर नेता, जो कभी भाजपा का अध्यक्ष हुआ करता था, वो नेता कभी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होने की उम्मीद में था, लेकिन वो नेता गायब। उस नेता का नाम है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी अपने घर में हालांकि सेलिब्रेट करते देखे गए, लेकिन एनडीए की किसी भी बैठक में नितिन गडकरी दूर रहे। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वो नितिन गडकरी को बुरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। इसकी शुरुआत बहुत पुरानी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने जेपी नड्डा का एक बयान सुना था। जेपी नड्डा ने कहा था कि वाजपेयी के शासनकाल में, जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे भारत के, तब आरएसएस भाजपा की जरूरत था, तब भाजपा को आवश्यकता थी आरएसएस की, लेकिन अब भाजपा कैपेबल है, भाजपा को आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि जेपी नड्डा की क्या इतनी हैसियत है। जेपी नड्डा को रोबोट माना जाता है। आपने देखा होगा, जब मोदी हारने लगते हैं तो मोदी मीडिया जेपी नड्डा की तस्वीर लगा देता है, और जब मोदी जीतने लगते हैं तो मोदी जी की तस्वीर लगा देता है। जेपी नड्डा की हैसियत इतनी है कि अमित शाह कभी उनको मंच पर हाथ पकड़कर पीछे ले जाते हैं और कहते हैं कि हटो यहां। जेपी नड्डा की हैसियत इतनी है कि अमित शाह उनको मोदी के पास नहीं जाने देते हैं। लेकिन जेपी नड्डा ने इतना बड़ा बयान दिया, वो भी आरएसएस के खिलाफ। आपको लगता है कि जेपी नड्डा का खुद का बयान है? इसके अगर विश्लेषण में जाएं, समझदारी में जाएं, तो दोस्तों ये बयान जेपी नड्डा द्वारा दिलवाया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि बयान दिलवाया किसने है, तो ये बयान दिलवाया गया है गुजरात लॉबी द्वारा। गुजरात लॉबी यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनके परम मित्र, उनके सखा, भारत के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस्तीफा दिया जा चुका है, अमित शाह, दो लोग हैं जिन्होंने नड्डा से बयान दिलवाया कि नड्डा जी बयान दीजिए कि बीजेपी को अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं। आपको ये लग रहा होगा कि बीच चुनाव में मोदी ऐसी बेवकूफी क्यों करेंगे? कोई भी नेता क्यों अपने संगठन को, क्यों अपने बैकग्राउंड को, क्यों अपने कैडर को बीच चुनाव ऐसे प्रभावित करना चाहेगा, एक नकारात्मक ढंग से प्रभावित करना चाहेगा? लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कि मोदी और शाह राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं। मोदी साहब पुराने समय से राजनीति कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति करना जानते हैं, बेहतर तरीके से वो जानते हैं कि कैसे अपने राजनीतिक हितों को साधा जाता है। सवाल चाहे ईडी का इस्तेमाल हो, सवाल चाहे हॉर्स ट्रेडिंग का हो, विधायकों सांसदों को खरीदने का है, मोदी और अमित शाह बहुत आगे हैं इसी। जब चुनाव बीच से थोड़ा आगे चला गया, आप भरोसा करिए, मोदी को यकीन हो गया था कि मोदी इस बार उस स्थिति में नहीं जाएंगे जैसी स्थिति 2019 की थी। आप याद करिए कि पहले चरण और दूसरे चरण में मोदी 2047 के डेवलप्ड इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दूसरा चरण बीता, फिर मोदी मुसलमान, मुर्गे, मटन पर आ गए, मंदिर पर आ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? दूसरे चरण के बाद मोदी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने लगी कि मोदी साहब आप इस बार जाने वाले। आप ये बात तो जान लीजिए कि जितनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे आपके पास होती है, सामान्य मीडिया के पास, सामान्य पत्रकारों के पास, उससे कहीं ज्यादा रिपोर्ट सत्ता के पास होती है। मोदी के पास ये रिपोर्ट आने लगी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कि मोदी साहब अब आप जाने वाले हैं। और दूसरे राउंड के बाद जब मोदी जी को ये लग गया कि कोई एजेंडा काम नहीं आएगा, ना तो राशन काम आएगा, ना मंदिर काम आएगा, ना उज्ज्वला गैस योजना काम आएगी, ना टैप वाटर काम आएगा, काम क्या आएगा? मोदी का पुराना एजेंडा, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। और आप विश्वास मानिए, मोदी ध्रुवीकरण की राजनीति करके ही आज फिर से सत्ता में आए हैं। और मोदी को यह लग गया, साफ तौर पर मोदी को यह लग गया था कि अब मोदी एक्सट्रीम मेजॉरिटी नहीं पाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, पहले राउंड और सेकंड राउंड के बाद मोदी जी ने इतना इंटरव्यू नहीं दिया था, लेकिन लगातार मोदी मीडिया के पत्रकारों को मोदी इंटरव्यू देते गए, और इंटरव्यू में मोदी अनाप शनाप कुछ भी बोलते गए। कभी उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा, कभी तेजस्वी यादव की मछली खाने पर बयान दिया, कभी राहुल गांधी का मखौल उड़ाने की कोशिश में हद से ज्यादा गिर गए, कभी विपक्ष को मुजरा तक कह दिया। यानी मोदी होश खो बैठे थे। मोदी को लग रहा था कि सत्ता उनके हाथ से निकलने वाली, इसीलिए मोदी ने हर रास्ता अख्तियार किया, नैतिक, अनैतिक, लीगल, इलीगल, हर तरह सत्ता पाने के लिए, और काफी हद तक वो कामयाब भी रहे। मोदी की सीट जो 200 से नीचे जा रही थी, 240 पे आ गई। अब मोदी जी को यकीन हो गया कि अगर हमें एक्सट्रीम मेजॉरिटी ना मिली तो आरएसएस मेरी जगह किसी और को ले आएगा। आरएसएस ये चाहता भी है, आरएसएस नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति का एक्सट्रीम जो कब्जा हो पार्टी या संगठन पर हो, हालांकि मोदी जी का लगातार 10 साल से है। तो मोदी जी ने नड्डा से कहलवाया ताकि आरएसएस और बीजेपी के बीच एक दूरी आ जाए, और आरएसएस इन सब मामलों में इंटरफेयर ना करे कुछ समय तक, कम से कम, और मोदी इसमें कामयाब भी रहे। क्या लगता है आपको, 1925 में उपजा एक संगठन, आरएसएस बुरा है अच्छा है मैं उसमें नहीं जाऊं,
लेकिन आरएसएस जो भी है वो बीजेपी का आधार है। 100 साल से सक्रिय संगठन, 100 साल से सक्रिय काडर को अगर आप नीचा दिखाएंगे तो आप गायब हो जाएंगे। ये अच्छी तरह मोदी जानते हैं। लेकिन मोदी ने अपना गियर थोड़ा रिवर्स किया। मोदी को अच्छी तरह लग गया कि अगर मेरी गाड़ी को आगे ले जाना है तो मुझे मोहन भागवत से बचना हो, और मोहन भागवत से बचने का केवल और केवल एक रास्ता यह है कि मोहन भागवत को कुछ समय के लिए नाराज करो। मोदी को यह भी पता है कि मोहन भागवत कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ नहीं जाए। वो खुलकर बीजेपी की आलोचना नहीं करेंगे, खुलकर बीजेपी को हारने की अपील नहीं करेंगे। और मोदी यहां सही भी। सत्ता पाने के लिए मोदी ने पूरा खेल रचा और इस खेल में मोदी काफी हद तक कामयाब रहे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने यह जरूर बताया है कि मेजॉरिटी अगर ये देश, इस देश की जनता दे सकती है तो छीन भी सकती है। एक और मैसेज, एक बहुत खास मैसेज, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक सीटें बढ़ी, 6 सीट कांग्रेस भी लेकर आई। उसका एक बहुत बड़ा कारण है दलित वोटों का इंडिया गठबंधन की ओर शिफ्ट होना। अखिलेश यादव नो डाउट उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन दलित वोटों का जो शिफ्ट होने का मामला है वो राहुल गांधी से जुड़ा है। राहुल गांधी ने लगातार संविधान बचाने की बात की, राहुल गांधी ने लगातार जाति जनगणना की बात की, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार इन मुद्दों को फोकस किया। राहुल गांधी ने परंपरागत कांग्रेस की राजनीति से इतर राजनीति की। राहुल गांधी ने वो राजनीति की जो कांग्रेस कभी नहीं करती। हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी मूवमेंट्स हुई, मगर 3000 साल में सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट ये है। और इसमें आप कहते हो कि ये संविधान अंबेडकर जी ने दिया, और उसमें सच्चाई है। सामाजिक न्याय की राजनीति मुख्यतः यह माना जाता है कि लालू यादव की पार्टी राजद, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उधर अगर हम बात करें तो तेलुगु देशम पार्टी, अन्ना द्रमुक पार्टी, ये सब लोग करते रहे। टीएमसी कुछ हद तक करती रही, ममता बनर्जी। लेकिन कांग्रेस की तस्वीर को राहुल गांधी ने बदलने की कोशिश की। लखनऊ के संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस से कुछ भूल हुई है तो हम उसको सुधारने को तैयार। यानी राहुल गांधी का पूरा टिल्ट जो था, राहुल गांधी का पूरा झुकाव था, वो झुकाव अब दलित पिछड़े वोटर की ओर था। संविधान बचाने की बात करना, अंबेडकर साहब को आगे ले आना, प्रियंका गांधी का अंबेडकर की बात करना, ये सारी चीजें दलितों को आश्वस्त करके। और बीच चुनाव में मायावती ने कुछ ऐसे कारनामे कर दिए, खासकर जौनपुर में धनंजय सिंह का वारदात, आकाश आनंद को अचानक से हटाना, इन सब सारी चीजों में जो दलित, पढ़ा लिखा दलित है, कॉन्शियस है, जिसके साथ एक चेतना है और अच्छी समझ है भारतीय राजनीति की, वो मायावती की भक्ति ना कर इंडिया गठबंधन में शिफ्ट। और इंडिया गठबंधन में अगर शिफ्ट हुआ तो अखिलेश यादव के साथ ज्यादा बड़ी जो जिम्मेदारी है, ज्यादा बड़ा जो श्रेय है, वो राहुल गांधी को जाता है। राहुल गांधी कांग्रेस को 52 से 99 पर लेकर आए, लेकिन 99 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस फिर से जीवित हो, जिसको मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, आज कांग्रेस फिर से जीवित हो उठी। और इसका केवल और केवल श्रेय अगर जाता है तो राहुल गांधी को जाता है। कुल मिलाकर जो सबक है वो सबक ये है कि आप कितने भी सांप्रदायिकता फैला लें, कितनी भी नफरत फैला लें, मंदिर मस्जिद की बात कर लें, लेकिन इस चुनाव में सामाजिक न्याय का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत हावी रहा। कुछ और चीजें मैं आपको इसमें जोड़ना चाहूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है अमेठी की सीट। आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी लगातार संसद में उन्होंने कई बार सोनिया गांधी की बेइज्जती करने की कोशिश की। सोनिया गांधी इज द मोस्ट एलिजिबल लीडर, भारत की सबसे समझदार नेताओं में से एक, बुजुर्ग हैं, लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी ने संसद में उनकी इंसल्ट की, और इसके बाद आपको याद होगा किस उछालने का मुद्दा संसद में, हर बात में राहुल गांधी को घसीटना। राहुल गांधी जब वायनाड से जीतते हैं और उसके बाद जिस तरह का मजाक बनाना, लगातार राहुल गांधी को ट्रोल करना, टारगेट करना, यह बता रहा था कि स्मृति ईरानी का घमंड बहुत से चढ़कर बोल रहा था। यहां तक कि स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार को, दैनिक भास्कर के एक पत्रकार की रोजी रोटी छीन ली। उस पत्रकार ने केवल एक सवाल पूछा था अमेठी का। कुल मिलाकर स्मृति ईरानी का जो पूरा मामला है वो घमंड से भरा था। और अमेठी की जनता ने, जब किशोरी लाल शर्मा को चुना गया तो एक बार अमेठी की जनता भी थोड़ा बैकफायर हुई, उसको लगा कि यार गलत हो गया, राहुल गांधी को यहां से आना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब प्रियंका गांधी ने मेहनत की, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, सोनिया गांधी की जब वहां संयुक्त रैली हुई, उस दौरान एक खास बात देखने को मिली और अमेठी वासियों को ये लगा कि स्मृति ईरानी को हटाना जरूरी है। वही स्मृति ईरानी जो 13 किलो शक्कर की बात करती हैं,
400 रुपए के सिलेंडर की बात करती हैं, उनको उखाड़ कर राहुल गांधी के एक, उन्होंने पीए कहा था, मैं पीए नहीं कहूंगा, नौकर नहीं कहूंगा, एक सामान्य कार्यकर्ता ने उखाड़ कर स्मृति ईरानी को फेंक दिया और बता दिया कि लोकतंत्र में कोई राजा रानी नहीं है, घमंड करोगी तो रसातल में चली जाओ। अगर ये कहोगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो अयोध्या के लोग तुमको बता देंगे कि तुम्हारे राम नहीं है, तुम्हारे राम नकली ही, असली राम हमारे। कुल मिलाकर इस चुनाव में मोदी जी आश्चर्य में, दुख में, तकलीफ में हैं कि वो बहुमत नहीं पाए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार खुश हैं। चंद्रबाबू नायडू को लग रहा है कि यार तो मलाई मिल गई, नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि अभी तक उनका अस्तित्व बचा है, कैसे बचा है, 12 सीटें जीत लिए, एक रेलिवेंस उनकी बनी हुई है। राजनीति का समीकरण कब किधर घोड़ा ऊंट करवट ले ले कोई जानता नहीं। ये लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव था जिसमें विपक्ष बहुत सशक्त तरीके से मोदी की पिच पर ना आकर स्वतंत्र पिच पर खेल किया और राहुल गांधी अखिलेश यादव ने समझ लिए समा पान दिया। अब आप सोचिए, कुछ नंबर मैं आपको बताता हूं। अगर बिहार से 5 सीटें इनकी बढ़ जाती, उसमें एक बेवकूफी ये हो गई कि पूर्णिया से पप्पू यादव का टिकट नहीं दिया तेजस्वी यादव, उसमें अपनी लालू की इनसिक्योरिटी थी और मैं इसकी घोर आलोचना करता हूं, ये बहुत गलत निर्णय था। अगर पप्पू यादव को टिकट दिया जाता पूर्णिया से तो 4 से 5 सीटों का इजाफा निश्चित तौर पर बिहार से होता, और अगर एमपी और छत्तीसगढ़ में 2-2 सीटें भी मिल जाती और उड़ीसा में नवीन पटनायक की कुछ सीटें मिल जाती तो खेल और होता। खैर, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, चुनाव आते हैं जाते हैं, देश बचा रहना चाहिए और देश ने बता दिया है कि संविधान देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब है। रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आम इंसान, आम मजलूम की जान संविधान। सांप्रदायिकता से कोई लड़ सकता है तो वो उच्च वर्ग नहीं, उच्च तबके, उच्च जाति के लोग नहीं, बल्कि देश की दमी शोषित जाति, आर्थिक रूप से विपन्न लोग, वही लड़ सकते हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ, क्योंकि उनके पास कुछ खोने को नहीं। मोदी की चाल, आरएसएस का पूरा रवैया, नितिन गडकरी का नेपथ्य में जाना, राहुल गांधी अखिलेश यादव का ऐसे आना, सोनिया गांधी का मुस्कुराता चेहरा, मल्लिकार्जुन खड़गे का कॉन्फिडेंस इस चुनाव में देखने को मिला। बहुत सारे रंग थे, लेकिन खूबसूरत रंगों से, कई सारे रंगों से ही देश खूबसूरत बनता है। नरेंद्र मोदी को पुनः बधाई कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन मोदी को इस बात पर वाजे रहना होगा, इस बात पर अड़े रहना होगा कि देश का विकास महत्वपूर्ण है, हिंदू मुस्लिम नफरत नहीं, राम मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं, रोजगार, स्वास्थ्य और देश का विकास। बने रहिए आलोक त्रिपाठी के साथ। नमस्कार।